दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये तमाम क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90+ से ज़्यादा मार्क्स लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। है दोस्तों, पहला सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 1 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपके त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है उस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है, तो 4:9 दिया गया है। तो आपसे बोला गया है क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब भी भुजा देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें आपको रूट लगा देना होगा, यानी 4 का रूट अंडर कितना होता है, तो 2 दूनी 4 होता है। 9 रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3/9 होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी सवाल को उलट के भी दिया जा सकता है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी यहाँ पे क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा भुजाओं का अनुपात, तो वैसे स्थिति में आप सभी को स्क्वायर करना होगा। जैसा कि यहाँ पे 4:9 दिया गया था, तो दोनों में स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के स्क्वायर 4 जगह 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता। फिलहाल जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2:3। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि वृत्त पर एक केंद्र से बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। यानी कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा इस प्रकार से एक वृत्त है, तो कोई भी बाहरी बिंदु हम लोग एक ले लेते हैं। यहाँ पे बोला गया वृत्त पर एक बिंदु से अगर हम इस पे अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो केवल एक ही स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जाएगी, उसकी संख्या कितनी होगी, तो 1 हो जाएगी। फिर बोला जाएगा कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से या पी से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो दोस्तों, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से हम लोग मात्र 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाता। फिर बोला जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनेक हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना, ये हमेशा समानांतर होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा पीए और पीबी खींची गई है। यदि पीए की लंबाई 8 सेमी है तो पीबी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वृत्त की रचना कर लिए हैं। बाहरी बिंदु कोई यहाँ पे ए हम ले लेते हैं, ठीक है, और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्शरेखा इस तरह खींच रहे हैं इस प्रकार से। अब ये हमारा ए है तो हम लोग यहाँ पे पी ए कर देते हैं और ये पी बी कर देते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ए कर देंगे, यहाँ पे बी, और ये हमारा पी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से 2 स्पर्शरेखा, ये पी ए हो गया है और ये पी बी हो गया है। अब बोला गया है कि यदि इस वृत्त में स्पर्शरेखा पी ए और पी बी की जो लंबाई है
PA बराबर यहाँ पे 8 सेमी दिया गया है, तो PB की लंबाई बताइए। तो अभी आप लोग पिछला क्वेश्चन में देखे हैं कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि PA की लंबाई यदि 8 सेमी है ना, तो PB की लंबाई भी 8 सेमी होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 सेमी। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त P और PB की स्पर्शरेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक वृत्त बना के हम आप सभी को बता रहे हैं। बोला गया है कि एक बिंदु P से, यहाँ पे हम कोई बिंदु P लेते हैं, O केंद्र वाले, यहाँ से जो वृत्त का केंद्र जो बनेगा वो कौन सा केंद्र होगा, तो O होगा, इसका नाम यानी O हो जाएगा। फिर बोला गया है PA और PB स्पर्शरेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। अब यहाँ से हम लोग इसी वृत्त पे एक स्पर्शरेखा इस तरह से डालेंगे, इसका नाम हम लोग A रखेंगे, और बीच में एक और यहाँ पे रेखा है जिसमें बोला गया है कि ये 60 डिग्री कोण पे झुकी है। कौन सा कोण, तो यहाँ पे P और PB परस्पर रेखा 60 डिग्री कोण पे झुकी है, तो यहाँ पे जो कोण होगा ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा। तो हमसे बोला गया है कि कोण POA बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा P हो गया, ये O हो गया, यानी ये कोण हमसे बोला गया है। तो आप सभी को बताया जाता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का जो मान होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। तो कोण A का मान की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, तो दोस्तों कोण A का तो मान हमें नहीं मालूम है, तो कोण A का मान हम लोग 1 मानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। कोण B का मान, यहाँ पे कोण B की जगह पे कोण O का मान यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस यहाँ पे एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे। बराबर में कितना होता है, तो बराबर में 180 डिग्री होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 90 और 60 को जोड़ लेंगे, तो 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस x को सेम टू सेम लिखिए, बराबर 180 को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि देखिए, यदि x बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख देते हैं, तो 150 यहाँ पे जोड़ में है, बराबर के उधर जाकर ये माइनस में 150 हो जाएगा। अब 180 में से 150 को हटाइएगा, तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे किसी वृत्त की त्रिज्या आधी करने की बात बोला गया है। मान लेते हैं कि किसी वृत्त का त्रिज्या r होता है, अब हम लोग r/2 कर देंगे, तो नए वृत्तों की परिधि, तब परिधि कितना होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 2πr होता है, और दूसरा जो परिधि बनेगा 2π और r को कर देना r/2, चूंकि आधा करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, r से r कटेगा, पाई से पाई एक मरतबे कटेगा, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 1। इसे हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे तो 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमेशा के लिए जान जाइए, जब भी आपका वृत्त का क्षेत्रफल बोल दिया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है आपका त्रिज्या का अनुपात बोला जाता है। तो जब भी क्षेत्रफल दे दिया गया हो, आपसे बोला गया हो त्रिज्या का अनुपात, तो उसमें आपको रूट लगा देना होगा। यानी 4:9 दिया गया है, ये दोनों में हम लोग रूट लगा देंगे, तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 2:3 आने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। सवाल में हमसे ये बोला गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है। इन वृत्तों के परिबंध का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिबद्ध का क्षेत्रफल बोला गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। तो एक ही केंद्र से यदि हम लोग दो वृत्तों की रचना करते हैं, उसे ही सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 4 सेमी वाला छोटा वृत्त बनाएंगे, उसके बाद में एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। एक का त्रिज्या यहाँ पे 4 सेमी है, वहीं पे दूसरे का त्रिज्या 4 सेमी है, तो एक का 3 सेमी है। यहाँ पे बोला गया इस वृत्त का
क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना, ये पाई ये लगेगा बड़का आर स्क्वायर, फिर माइनस पाई और यहाँ पे छोटका आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में जब पाई कॉमन मिल रहा है ना, तो हम लोग पाई को इस प्रकार से कॉमन कर लेंगे। उसके बाद में ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई को कॉमन करने के लिए सेम टू सेम छोड़ देते हैं। बड़का आर का जो मान है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो 16 हो जाएगा। फिर माइनस आर का मान यहाँ पे कितना है, छोटा का आर का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग पाई को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में कोष्ठक का तो गुना लिखते हैं, 16 में से 9 घटाते हैं तो ये 7 बचता है। पाई का मान आप सभी को मालूम होगा कि 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे और 7 को 7 लिखिए। अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे 22 सेमी बच जाएगा। दोस्तों 22 सेमी ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्षेत्रमिति से दिया गया है और बोला जा रहा है कि एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि घन का क्यू यानी घन का ए का क्यू ही होता है घन का आयतन। तो घन का जो आयतन दिया गया है वो 125 दिया गया है। यदि ए पर से हटा देंगे क्यू, यानी केवल यदि हम लोग ए लिखेंगे तो यहाँ पे 125 पे क्या हो जाएगा, तो क्यू रूट अंडर हो जाएगा। यानी 125 का हम लोग घन निकालेंगे तो 5 25 25 125 होता है, यानी केवल 5 जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि घन का जो भुजा है वो 5 आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा का मान यहाँ पे 5 आया है, तो 5 का इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख पा रहे हैं, आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। सो दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि 6 सेमी भुजा वाले घन से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जरा फिर से सुनिएगा, 6 सेमी भुजा वाले घन से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो घन का आयतन है उसका निकाल लेंगे और बटा क्या करेंगे, दूसरे घन का आयतन निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो पहले घन का आयतन 6 का क्यूब करेंगे, या 6 को हम लोग 3 बार इस प्रकार से गुना कर देंगे, 6 गुने 6 गुने 6। उसके बाद में दूसरे घन का जो भुजा है वो 3 सेमी दिया गया है, तो 3 का भी क्यूब करेंगे। इसका मतलब 3 गुने 3 गुने 3 कर देंगे। अब इसे हम लोग कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, इसे कटाएंगे 3 दूनी 6, इसे भी कटा देंगे 3 दूनी 6। उसके बाद में हमें जो संख्या की प्राप्ति होगी वो होगा 2 गुने 2 गुने 2। आप सभी को मालूम होगा कि 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पे 8 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 8। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 11 कहता है कि 10 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 5 सेमी है। 10 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 5 सेमी है। ऊंचाई वाले बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे अनुपात बोल दिया गया है, तो इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना, तो 10 सेमी त्रिज्या दिया गया है और 5 सेमी ऊंचाई दिया गया है, यानी आर का जो मान है वो कितना सेमी है, तो 10 सेमी है। उसके बाद में एज का जो मान है ना वो 5 सेमी है, तो हम लोग यहाँ पे 5 सेमी लिख देंगे। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा सकते हैं,
तो r प्लस एच बटा एच बच जाएगा, उसी को हम लोगों को लिख देना है r प्लस एच बटा एच। अब r का मान बताइए 10 है और h का मान 5 है और फिर बटा h का मान 5 है, तो 10 में 5 को ऐड कर लेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा। 15 में 5 से इस तरीके से कटा देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 3:1 मरतबे कर जा रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 3:1। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम टू सेम लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। उसके बाद में बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, या वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। इसका 1/3 है तो हम लोग 1/3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2πr से 2πr यहाँ पे कट जा रहा है, तो अब हमें क्या करना है 2πr और 2πr से तो कट ही चुका है, तो h में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3h हो जाएगा। इधर r प्लस एच बचा हुआ है तो हम लोग r प्लस एच लिख सकते हैं। उसके बाद में 3h है, ये प्लस h है, बराबर की तरह आकर ये माइनस h बच जाएगा, इधर r का r रहेगा। 3h में से h घटा दीजिएगा तो दोस्तों 2h बच जाएगा बराबर r। h बराबर हम 1/2 और r को r लिख सकते हैं। तो h बराबर 1/2 r कहाँ पे दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि बेलन एवं शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे आयतन का अनुपात पूछ लिया गया है। दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है ना वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे πr² होता है। उसके बाद में शंकु के आयतन का अनुपात कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा तो ऊपर बचेगा r²/h और नीचे 1/3 πr² बचेगा। तो r का मान देख लीजिए ये किसका है, तो बेलन का है। दोस्तों r का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए h का मान। दोस्तों h का मान देख लीजिए तो 2 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में 1/3 को हम लोग 1/3 लिख देंगे और नीचे है r का स्क्वायर। दोस्तों r का मान यहाँ पे कितना था, तो 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए h का मान देखिएगा तो 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 से 3 इस प्रकार से कट जाएगा। उसके बाद में ये कटेगा 8 दूनी 16, तो ऊपर बच गया 9 और नीचे बच गया 8। इसे यदि हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे ना तो 9:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा 9:8। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेमी और 8 सेमी है। इसे गलाकर 8 सेमी व्यास वाला और आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे तो व्यास दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, आर का मान लिखेंगे। तो 2r पहचानने के लिए बड़ा सा आर और छोटा सा आर लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे व्यास जो है वो 4 सेमी है, तो 4 को हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आधा इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि आर निकालने के लिए व्यास बटा 2 फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे एक और व्यास है 8 सेमी, तो 8 का आधा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू और माइनस छोटका आर क्यू कर देंगे। फिर एक और लिखना है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे 3 से 3 कटा सकते हैं। उसके बाद में पाई से हम लोग पाई कटा सकते हैं।
बाकी जो चीज बचेगा उसे हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 इंटू यहाँ पे बचेगा 4 इंटू आर क्यूब। तो दोस्तों आर का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64 होगा, तो आप यहाँ पे 64 लिख सकते हैं। माइनस छोटा आर का क्यूब, तो छोटा आर का मान 2 है तो 2 का क्यूब कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, तो आर स्क्वायर एच है, तो आर का मान देख लीजिए दोस्तों, आर का मान कितना है, तो आर का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। और गुने एच का मान, तो दोस्तों एच का तो मान नहीं दिया गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 चौका 16 इसे घटा सकते हैं, 64 में से 8 को घटा सकते हैं, तो 64 में से 8 घटाइएगा ना तो 56 बचेगा। और इधर है 4 एच, यदि हम एच बराबर लिख देते हैं 56, तो 4 यहाँ पे जो गुना में है बराबर घर जाकर भाग में हो जाएगा, तो ये कटेगा 14, 14 चौका 56 होता है, ये 14 मरते कट जाएगा, इधर एच बचेगा, यानी एच का जो मान आ जाएगा वो 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बोला गया है कि प्रथम 4 समप्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समप्रकृत संख्या कहते किसे हैं। तो दोस्तों वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है, वैसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 सम संख्या लेना, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, तो ये सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और इसमें लगा देंगे 2 से भाग। 2 से भाग नहीं बल्कि कितना, 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग लगाएंगे। अब देखिए कि 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 20 हो गया। 20 में यदि आप 4 से भाग लगा भी दीजिएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 16 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है यदि 5, 7, 9, x समांतर जो माध्य है वो 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है सिग्मा x बटा एन। सिग्मा x का माने तो कुल प्रेक्षणों का योग, n का माने तो नंबर यानी संख्या। दोस्तों माध्य का जो मान है ये क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो देखेंगे तो आप 9 दिया गया है, तो यहाँ पे 9 लिखिएगा। सिग्मा एक्स में दिया गया 5, 7, 9 एक्स, तो आप लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक्स, और इतना ही दिया गया है। और बटा में कितना संख्या, तो 1 2 3 4 है, तो आप 4 से भाग लगा दीजिएगा। उसके बाद में क्या करना होगा कि 9 7 16 जोड़ लीजिएगा, 16 5 21 होता है, तो आप यहाँ पे 21 प्लस एक्स लिखिएगा और ये 9 चौका 36 जाएगा। यदि आप x बराबर लिखते हैं 36 और प्लस में यहाँ पे जो 21 देख पा रहे हैं ये माइनस में 21 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 36 में से 21 को घटा लेना होगा। दोस्तों 36 में से 21 घटाइएगा तो 15 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि 1 टन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्य क्या होगा। दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि तमाम संख्याओं को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। उसके बाद में हम लोग दोनों तरफ से जोड़ा लगा देते हैं और बीच में जो संख्या बचता है उसी हम लोग माध्य कहते हैं। या इसका एक फॉर्मूला भी आता है n+1/2। तो ये कितना संख्या था, तो 1 2 3 6 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 संख्या था। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 प्लस 1/2, तो 6 कितना होता है, तो 7 होता है। 7 में 2 से भाग लगाइएगा तो 3.5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप इस प्रकार से जोड़ा लगा दीजिएगा और जो बीच में संख्या बचेगा इसे जोड़कर इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। 7 में 2 से भाग लगाइएगा फिर भी आपका 3.5 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 18 में बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी माध्य बोला गया है। तो देखिए एक आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना होगा। बढ़ते क्रम में सजाकर दोनों ओर जोड़ा लगा दीजिएगा। जोड़ा लगाने के बाद में बीच में जो संख्या बच जाएगा वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इसका माध्य क्या होगा, आपको AW में क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से इसको बना लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे 19 कहता है कि वितरण में अधिकतम बराबरता का जो वर्ग है वो क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वितरण में अधिकतम बराबरता का जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। यही कारण है कि अधिकतम बराबरता का मान को ही बहुलक कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 1 टन 3,5,7,4 2,1,4,3,4 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो आंकड़े में बहुत ज्यादा बार आती हो, रिपीटेड जो संख्या होता है, इसे हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 4 एक ऐसा संख्या है जो 3 बार आया है इस आंकड़े में, 3 या 3 से ज्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4। दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो सीरीज में जितना भी क्वेश्चन बतलाया गया होगा, तमाम क्वेश्चन का आंसर समझ में आप सभी को आ ही गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आप अपने मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम पेपर में आपका जो टारगेट है 90 प्लस ज्यादा मार्क्स लाना, वो आपका जो क्राइटेरिया है वो सक्सेस हो सके। हालांकि ये मैथ का दूसरा पार्ट है, इसी प्रकार से एग्जाम आने तक बहुत सारे आप लोगों को पार्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे तैयारी करके आप मैट्रिक एग्जाम 2021-20 में बहुत ही अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश अंसारी आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।